नमस्कार साथियों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो। साथ ही आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश में सर्च करेगा नंदिनी क्लासेस डॉट साहित्य। यहाँ पे आपको रोज प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों, आज हम आलोचना के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। और आलोचना आप सभी वीडियो में आप जाकर सुन सकते हैं प्लेलिस्ट में, जहाँ पे आपको प्रश्न का किस ढंग से किस तरह से आ रहे हैं और प्रश्न कब कब बने हैं और किस तरह से बने हैं, ये सारा आपको विस्तृत इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो चलिए आज हम विस्तृत आलोचना के बारे में जानकारी लेते हैं। शुक्ल पूर्व युग, भारतीय युग तथा द्विवेदी युग। जी हाँ, आलोचना का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सी जानकारी यहाँ पे सामान्य परिचय दे देते हैं। आलोचना का अर्थ है किसी कृति के मूल्यांकन से है। कोई रचना है जिसका सम्यक परीक्षा करते हुए उसके गुण और दोषों का उद्घाटन किया जाता है, जिसे समालोचना कहा जाता है। संस्कृत में सैद्धांतिक आलोचना की विकसित परंपरा काव्य शास्त्र के रूप में विद्यमान थी। वही कालांतर में जब देखेंगे रीतिकालीन में जब गद्य का विकास नहीं हुआ था दोस्तों, तो कालांतर में रीतिकालीन लक्षण जो है वो लक्षण ग्रंथकारों ने उसे उसी पद्धति पर लक्षण ग्रंथों की रचना की। कवियों की तुलनात्मक श्रेणियां जो है निर्धारित करने की जो प्रवृत्ति तत्कालीन ग्रंथों में उपलब्ध होती है, जैसे बात करें हम जिसके आधार पर कहें कि सूर सुर तुलसी ससी उडगन केशव दास, ऐसी आपने उक्तियां सुनी होगी। तो ये जो उक्ति है वे भी आलोचना पद्धति के प्रारंभिक बीज को लिए हुए हैं। रीतिकालीन में मैंने आपको बताया है कि रीतिकालीन में समीक्षा का अधिक प्रौढ़ रूप दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बात यही है कि उस समय जो है गद्य का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। तो आप देखेंगे कि जब भारतेंदु युग में इसका विकास हुआ, क्योंकि इस समय गद्य की अन्य विधाओं का श्री गणेश हो चुका था, है ना, जिसमें उसी प्रकार हिंदी समीक्षा का भी क्या हुआ, यहाँ पे प्रारंभ हो चुका था। मतलब हिंदी समीक्षा का काल प्रारंभ हो गया था। आप देखेंगे कि पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन ने हिंदी समालोचना के क्या दिया, द्वार खोल दिया था। हिंदी प्रदीप में अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं, आप हिंदी पत्रिका के बारे में जानते होंगे, तो हिंदी प्रदीप में अपेक्षाकृत गंभीर आलोचना जो प्रकाशित होती थी, आलोचनाएं प्रकाशित की जाती थी। भारतेंदु ने जिस प्रकार अन्य गद्य विधाओं के विकास में योगदान दिया है, उसी प्रकार समालोचना के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। तो उन्होंने जब नाटक नामक एक ग्रंथ लिखा था, तो वो जो ग्रंथ लिखा था उसमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुकरण पर उन्होंने नाटक लिखा था। यह सैद्धांतिक आलोचना एक प्रौढ़ ग्रंथ है। आपको बता दूं कि जो मूल्यांकन हमने बात किया है, जिस कृति की किसी भी रचना की जब कृति का मूल्यांकन किया जाता है तो उस मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्यतः दो पक्षों पर आधारित होती है। पहला सैद्धांतिक और व्यवहारिक। ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उसके जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है, तो उसे सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है। तथा उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचन पद्धति को व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। ये रहा सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना। पुनः एक बार, ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उसके जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है, उसे सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर उन प्रतिमानों के आधार पर जो रचना की विवेचन पद्धति होती है, उसे व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। तो अधिकांश जो समीक्षक कोशिश करते हैं कि वे समीक्षा के इन दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाए। जैसे बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपने नाम सुना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह इसी वर्ग के समीक्षक हैं। अब हम आलोचना समीक्षा के काल विभाजन के बारे में बात करते हैं। शुक्ल पूर्व युग, आप देख रहे हैं शुक्ल पूर्व युग, है ना, जिसका समय काल है 1850 से 1920। 1850 से 1920 शुक्ल पूर्व युग के अंतर्गत, जिसमें
भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दो भागों में विभाजित किया गया है। शुक्ल पूर्व युग को दो भागों में विभाजित किया गया है, भारतेंदु युग अर्थात द्विवेदी युग। भारतेंदु युग का आपको बता दें समय काल 1850 से 1900 ईस्वी, 1850 से 1900 ईस्वी। और ये जो आप देख रहे हैं शुक्ल पूर्व युग जो 1850 से 1920 चलता है, और 1850 से भारतेंदु है 1850 से 1900 ईस्वी चलता है। वहीं द्विवेदी युग के बारे में बात करते हैं। द्विवेदी युग का नोट कर लीजिए आप, 1900 से 1920, ठीक है, 1900 से 1920 द्विवेदी युग, ठीक। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय काल को याद रखना बहुत आवश्यक है। शुक्ल युग के बारे में बात करते हैं। शुक्ल युग 1920 से 1940, आप देख रहे हैं 1920 से 1940 शुक्ल युग का समय काल है। शुक्लोत्तर युग आया उसके बाद। शुक्लोत्तर युग में देखिए यहाँ पे 3 नंबर डालना भूल गए हैं तो 3 आप डाल लीजिएगा। शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग जो है समय काल 1920 से 1970 ईस्वी। समकालीन शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत आप देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं। पहला है स्वच्छंदतावादी समीक्षा आया, फिर प्रगतिवादी समीक्षा की बात चली यहाँ पे, फिर मनोविश्लेषणवादी समीक्षा हुई और नई समीक्षा। तो इस तरह से 4 जो है समीक्षा शुक्लोत्तर युग में चलती हैं। अंत देखेंगे समकालीन समीक्षा, अंत है समकालीन समीक्षा जो कि 1970 से अब तक यह प्रचलन में है। तो दोस्तों ये जो आपका आलोचना है, आलोचना के अर्थ को हमने विस्तृत देखा है। अब इसके बारे में हम भारतेंदु युग का विस्तृत अध्ययन करेंगे कि भारतेंदु युग के अंतर्गत कौन कौन से आलोचनाकार हुए हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पूरा ध्यान आपको आकर्षित किया जा रहा है। प्रश्न किस तरह से बनते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। अब हम बात करेंगे भारतेंदु युग में। देखिए भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक किसे कहा गया है तो भारतेंदु युग को कहा गया है। अब हम बात करेंगे, देखिए आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक 1883 को माना जाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो नाटक उन्होंने लिखा था वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र अनुकरण पर लिखा है, जिसका समय काल है 1883। इसको ध्यान रखिएगा। बच्चन जी ने लिखा है, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक है। इधर बच्चन जी स्वीकार करते हैं भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक है, और संयोगिता स्वयं पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना 1886 ईस्वी में है। तो इसको याद रख लीजिएगा। बालकृष्ण जो भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी, उनकी रचना है, उन्होंने आलोचना लिखी थी संयोगिता स्वयंवर, जिसको उन्होंने पहले लिखी गई आलोचना स्वीकार की है। किसने? तो बच्चन सिंह ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रख लीजिएगा। वहीं आप बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आलोचना का जो चैप्टर है उसमें आप देखेंगे कि यह सैद्धांतिक आलोचना थी। दोस्तों ये जो नाटक लिखा गया, भारतेंदु के निबंध नाटक जो लिखे गए 1883 ईस्वी में, वो सैद्धांतिक आलोचना थी। इसमें भारतेंदु ने भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का क्या किया है? विश्लेषण किया है। तो इसको याद रख लीजिएगा कि नाटक में किसका वर्णन या किस विषय का वर्णन निबंध, नाटक निबंध में किस विषय का वर्णन मिलता है। तो भारतेंदु ने यहाँ पे भारतीय और पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस काल में मैंने आपको बताया है कि आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से प्रारंभ हुई। इसमें भारतेंदु के पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन, वही उनकी और पत्रिका कविवचन सुधा, ये इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो 2 पत्रिका थी भारतेंदु जी की, हरिश्चंद्र मैगजीन और कविवचन सुधा। बालकृष्ण भट्ट का जो हिंदी प्रदीप मैंने आपको बताया है, और उसके बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप है। वही प्रताप नारायण मिश्र का क्या है? ब्राह्मण। प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण, और चौधरी पदरी नारायण प्रेम घन का है आनंद कादम्बनी। तो इसको याद रख लीजिएगा कि जब इस तरह से याद रख लीजिएगा, जैसे नया कोई ट्रिक बता देती हूँ कि जैसे
बाल है वो बाल कृष्ण है, तो बाल बचपन से ही हिंदी जानना शुरू किए, है ना? और प्रताप नारायण मिश्र का है तो प्रताप, जो ब्राह्मण है पत्रिका है वो प्रतापी है, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। और आनंद कादम्बिनी, तो कादम्बिनी जैसे बद्री बद्री जब बदरा छाता है, यानी जब बादल छाते हैं, तो इस तरह से याद रख लीजिए। प्रेम घन, तो आनंद की अनुभूति होती है, तो आनंद कादम्बिनी, इस तरह से इसको याद रख लीजिएगा। ये छोटी-सी ट्रिक है, अगर आप अपने अपने और अच्छे से ढंग से आप ट्रिक बना सकते हैं, तो आप इस तरह से अपने तरीके से भी अच्छे से ट्रिक तैयार कर सकते हैं। तो ये जो हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा की शुरुआत हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से 1886 में स्वीकार किया गया। सन 1886 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी की आलोचना की है। तो प्रश्न बनता है दोस्तों, ये बार बार प्रश्न बना है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास की जो रचना है संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी में आलोचना की है। तो ये आप इसको याद रख लीजिएगा, प्रेम घन जी ने आनंद कादम्बिनी में आलोचना की है, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कथन, इसको याद रख लीजिएगा। ध्यान रखेंगे कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने की है। बालकृष्ण भट्ट जी और यहाँ पे चौधरी यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने इसकी जो आलोचना की समालोचना का जो प्रारंभ किया, सूत्रपात किया है, वो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो इसको याद रख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, इसी युग में साहित्य इतिहास के दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से मित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्यमान दिखाई देते हैं। प्रथम हम कहेंगे कि शिवसिंह सेंगर कृत शिवसिंह सरोज, द्वितीय में कहेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो लिखा गया है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। तो ये जो है साहित्य इतिहास के दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए थे। इसी काल के बात करें तो इस काल में की बात करें तो हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी, नैतिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखाई देता है। अतः हम कहेंगे कि रूपवादी समीक्षाएं यहाँ नहीं हुई, रूपवादी समीक्षा इसके अंतर्गत नहीं हुई। प्रेमघन के बारे में बात कर रहे थे। प्रेमघन ने बाबू गदाधर सिंह के बांग्ला उपन्यास बंग विजेता का हिंदी अनुवाद किया है। समय काल है 1885 में, है ना। उसी में ही संयोगिता स्वयंवर की बात की गई है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका में समालोचना की है। आनंद कादम्बिनी और प्रेम घन सर्वस्व में मिल जाते हैं। आलोचना जो है, प्रेम घन के आलोचनात्मक विचार जो मिलेंगे वो दो स्थानों पे मिलेंगे, आनंद कादम्बिनी में और प्रेम घन सर्वस्व में मिलेंगे। बंग विजेता और नील देवी की जो परिचयात्मक आलोचना है वो प्रेम घन ने लिखी है। पूछा जाता है कि बंग विजेता, मैंने अभी बताया है बांग्ला उपन्यास बंग विजेता, है ना। तो बांग्ला उपन्यास बंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी प्रेमघन ने लिखी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो तुलनात्मक के बारे में। बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा के संकेत दिखाई देते हैं, तो तुलनात्मक निबंध भी इन्होंने लिखा है। वही बात करेंगे काव्य भाषा और साहित्य के प्रयोजन पर प्रताप नारायण मिश्र के विचार देखे जा सकते हैं। उनकी दृष्टि जो है वो रसवादी थी। प्रताप नारायण मिश्र की जो दृष्टि थी वो रसवादी थी। तो देखिए, तर्क और वितर्क के लिए बहुत कथन महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से नोट भी करते चलिए कि प्रताप नारायण मिश्र की जो दृष्टि थी वो रसवादी दृष्टि थी, काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन पर। अब हम बात करेंगे कि द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के अंतर्गत देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न में बनता है और बना हुआ है कि हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे स्वीकार किया गया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा गया? लोकवादी आचार्य, ठीक है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक, तुलना के बारे में बात करें, तुलनात्मक आलोचना की गई है तो किसने किया है? तो पदम सिंह शर्मा जी ने किया है। 1907 में, सबसे पहले 1907 में जो सरस्वती पत्रिका में उन्होंने पदम सिंह शर्मा जी ने
बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की है। बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की है। तो प्रश्न बनता है कि पद्म सिंह शर्मा ने या बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना किसने की है? तो पद्म सिंह शर्मा जी ने किया है 1907 में सरस्वती पत्रिका में। किस पत्रिका में? तो सरस्वती पत्रिका में। तो देखिए एक ही जो वाक्य है उससे 3-4 प्रश्न बन जाते हैं, तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना, मिश्र बंधुओं के बारे में हमने बात किया है, तो मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना प्रारंभ की है। द्विवेदी युग में बात करें कि किस प्रकार के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आलोचना विकसित हुई है, तो बता दूं मैं आपको, सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा। सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा पत्र पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समालोचना समुच्चय के बारे में बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक रहे। समालोचना समुच्चय की बात करें, जो समालोचना समुच्चय जो निबंध है उनका, उसमें नामक शीर्षक है, उसमें उन्होंने 20 समालोचनाओं का संकलन 20 समालोचनाओं का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 में प्रकाशित किया था। उनके सैद्धांतिक पक्ष में हम देखें कि क्या विशेषता मिलती है, तो इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं को अत्यधिक महत्व दिया है। इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, उनके पहल एक आलोचक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन किया गया। शुक्ल ने कहा है, पहल एक आलोचक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन किया गया है। इसे मैंने आपको बताया है कि लोकवादी आचार्य है ना, जिससे इन्होंने प्राचीन कवियों तथा आधुनिक साहित्यिक मान्यताओं को केंद्र में रखकर उन्होंने रीतिवादी कवियों का गौण सिद्ध करते हुए कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी, भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त, कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी, भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त आदि की कविताओं के महत्व को प्रतिपादित किया है। उनकी भाषाई जो है वो आलोचना ने खड़ी बोली और ब्रज के भाषाई द्वैत को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी रचना के बारे में बात करेंगे कि उनकी रचना क्या क्या है, उसके बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनता है कि क्या क्या है। देखिए, हिंदी नवरत्न है जिसमें तुलसीदास के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देव, महाकवि बिहारी लाल त्रिपाठी, बंधु भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्रबर दाई, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इस तरह से उनकी रचनाएं हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथिली, भारतेंदु, तुलसी, कबीर, कालिदास, ठीक है। तो इस तरह के उनके नवरत्न कवियों में उन्होंने स्थान दिया है हिंदी नवरत्न में, इसको याद रखिएगा। 9, हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े है कि बिहारी विवाद का प्रारंभ किया गया था। प्रश्न बनता है कि देव बड़े की बिहारी विवाद जो है प्रारंभ किया, तो किसने किया था? हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने प्रारंभ किया था। उन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर को समकक्ष, तुलसी और सूर को क्या बता दिया? समकक्ष बता दिया, और इधर देव को श्रेष्ठ बता दिया। देव है बड़े है कि बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक कौन कौन से थे? एक तरफ पद्म सिंह शर्मा जी थे, कृष्ण बिहारी मिश्र जी थे और लाला भगवान दीन थे। तो 3 थे, पद्म सिंह जी, कृष्ण बिहारी जी और लाला भगवान दान दीन जी। आलोचना थी इनकी पद्म सिंह शर्मा जी की बिहारी सत्सई, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन किया गया था, है ना, तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। वहीं आप बात करेंगे कृष्ण बिहारी मिश्र के बारे में, कृष्ण, देव और बिहारी। लाला भगवान दिन जो है उनका है बिहारी और देव। तो देखिए, ये बार बार पूछा जाता है कि देव और बिहारी जो आलोचना है वो किसकी है? तो कृष्ण की है ना। और पहले कृष्ण
अब देखिए जो कृष्ण जी को ज़्यादा अधिक मानते हैं वो कृष्ण देव इस तरह से याद रख लीजिएगा, लाला है तो बिहारी है, ऐसे तरह से याद कर लीजिएगा, पहले शब्दों को याद रख लीजिए तो फिर याद हो जाएगा। तो उन्होंने बड़े कवि किसको पदम सिंह जी इसमें बड़े बिहारी जी को माना है, तो कृष्ण ने देव को, तो देव को, लाला भगवान दीन ने बिहारी को। तो इस तरह से पहले आप स्वीकार कर सकते हैं, मतलब पहला ध्यान रख सकते हैं। द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा भी प्रकाशित की गई थी। तो वो इसमें ज्वाला स्वरूप, रुद्र पिंगल, प्रताप नारायण सिंह, रस सुकुमार, भानु, काव्य प्रभाकर, छंद प्रभाकर, जानकी प्रसाद, काव्य सुधाकर, कविराज मुरारी दान, जसवंत राजसो भूषण, लाला भगवान दिस अलंकार, इस तरह के यहाँ पे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आप इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बार बार प्रश्न बनते हैं। इसमें आप देखेंगे और देव हिंदी नवरत्न का है जो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद किया है। पूछा जाता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किसका अनुवाद किया है, तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद किया है, जिसका समालोचना दर्श शीर्षक से किया है। हिंदी में शोध और अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरिक प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर स्नातक MA के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे कि जो भी आपको दी जा रही है जानकारी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यदि चैनल उपयोगी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।